नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। आज की बड़ी खबर, यूपी के लोक भवन में बीजेपी विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। थोड़ी ही देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक है। अमित शाह पर्यवेक्षक के तौर पर पहुंचे हुए हैं लखनऊ। योगी चुने जाएंगे विधायक दल के नेता। कल शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और आज पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा। आज तय हो जाएगा कि उनके मंत्रिमंडल में किसको जगह दी जाएगी, कौन से नए चेहरे शामिल होंगे, उप मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा, कितने उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। सारी तस्वीर कुछ देर में साफ हो जाएगी। तो ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह कल होगा, उसके लिए भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन आज बीजेपी विधायक दल की बैठक है जिसमें योगी आदित्यनाथ की दोबारा ताजपोशी पर औपचारिक रूप से मुहर लग जाएगी। सब कुछ तय माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ तो एक बार फिर से प्रदेश की कमान संभालने वाले हैं, लेकिन जहां तक कि मंत्रिमंडल की बात है, कितने मंत्री उनके साथ शपथ लेंगे, उनकी नई टीम में किस किस को शामिल किया जाएगा, कितने नए चेहरे शामिल किए जाएंगे, कितने पुराने चेहरों को तरजीह दी जाएगी और इसमें क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों का कितना ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि ये राज्य क्रूशली बहुत ही पॉलिटिकली बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले। और इस वजह से जो मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा वो कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक कुछ ही देर में ये शुरू होगी और वहां पर विधायकों का जुटना शुरू हो चुका है। तो हमारे संवाददाता भी हैं हमारे साथ, यहाँ पर स्टूडियो में मेहमान भी जुड़े हुए हैं, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि योगी की ये नई टीम, ये योगी सरकार 2.0, जिसकी गठन को लेकर पिछले कई दिनों से दिल्ली में भी बैठकों का दौर चलता रहा है, मंथन और माथापच्ची लगातार जारी है। और इस वक्त हम ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे दो रिपोर्टर्स इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ रविंद्र जुड़े हुए हैं और विशाल को भी आप देख रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप जी मौजूद हैं और प्रोफेसर संगीत रागी भी इस वक्त स्टूडियो में उपस्थित हैं। सबसे पहले विशाल, आपके पास आते हुए, लोक भवन में बीजेपी विधायक दल की बैठक, अब तक क्या सभी वहां पर विधायक पहुंच चुके हैं? कौन कौन पहुंचा है और क्या बैठक की शुरुआत हो चुकी है? मीमांसा, देखिए, बीजेपी के लगभग सभी विधायक इस वक्त लोक भवन में पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर में विधायक दल की बैठक शुरू होगी। इसके अलावा बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल एस और निषाद पार्टी के विधायक भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी ही देर में इस बैठक में पहुंचने वाले हैं। और इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं लोक भवन की, जहां पर विधायक लगातार अभी भी पहुंच रहे हैं, जो कुछ बचे हुए हैं। और फिलहाल आप देखिए, यहां पर सिक्योरिटी ने जो विधायकों के समर्थक थे उनको एक साइड खड़े होने के लिए किया है। यानी अमित शाह और योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं। यहां बाकायदा ये एक काउंटर लगाया गया था विधायकों के लिए, जहां पर उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, उनको एक पहचान पत्र दिया जा रहा है। उसके बाद वो विधायक दल की बैठक में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के सभी विधायक यहां पर पहुंच रहे हैं। उनके सहयोगी दल अपना दल एस और निषाद पार्टी के विधायक भी मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ विधायक दल में नेता चुने जाएंगे। इसके साथ ही साथ उप मुख्यमंत्रियों का ऐलान भी आज संभव बताया जा रहा है। पिछली सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री थे, केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा। इस बार क्या केशव प्रसाद मौर्य के साथ और लोग भी रहेंगे? क्या ये संख्या 3 हो सकती है या 4 हो सकती है? इस पर भी निगाहें, हालांकि 2 कंफर्म बताए जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा क्योंकि ये भी बताया जा रहा है इस मंत्रिमंडल में योगी आदित्यनाथ के लगभग 20 से 22 नए चेहरे शामिल होंगे और इतने ही पुराने चेहरों को जगह नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर योगी सरकार का ये जो दूसरा मंत्रिमंडल होगा, दूसरी जो पारी होगी, ये कई मायनों में खास दिखाई देगी और इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर चला है। मैं एक बार तस्वीरें आपको और दिखा देता हूं, क्योंकि थोड़ी देर में अमित शाह यहां पर पहुंचने वाले हैं, योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं, इसलिए यहां पर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। अब से थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक शुरू होगी। विधायक दल में योगी आदित्यनाथ को नेता चुना जाएगा। उसके बाद उप मुख्यमंत्रियों के नाम का ऐलान होगा। इसके बाद योगी आदित्यनाथ
बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ राजभवन जाएंगे, जहां पर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और कल शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। जैसा कि आपको हम बता रहे हैं कि इस बार क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से लगातार दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर चला है। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ और राज्य संगठन, इन सभी लोगों ने एक एक नाम पर बहुत विचार किया है मंत्रिमंडल को लेकर, और इसमें बताया जा रहा है 20 से 25 नए चेहरे शामिल होंगे और इतने ही पुराने चेहरे हटाए जाएंगे। अब देखना यह होगा कि आज जब योगी आदित्यनाथ विधायक दल के नेता चुने जाते हैं, राजभवन में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, उसके बाद राजभवन किन नामों की लिस्ट भेजी जाती है जिन्हें कल शपथ लेना होगा। मीमांसा जी, हमारे साथ रविंद्र भी हैं। रविंद्र, जैसा विशाल बता रहे हैं कि कई नए चेहरे इसमें शामिल किए जाएंगे क्योंकि कई पुराने मंत्री हैं जो या तो हार गए हैं या फिर पार्टी भी छोड़कर जा चुके हैं। ऐसे में ये जो मंत्रिमंडल का गठन है, जो मंत्री बनाए जाएंगे और नए चेहरे जो शामिल किए जाएंगे, उसमें किस बात को तरजीह दी जाएगी? क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों का कितना ध्यान रखा जाएगा? बिल्कुल मीमांसा, देखिए जो फर्स्ट नतीजे 10 मार्च के नतीजे आए, उसके बाद जो बैठकों का दौर चला बीजेपी ऑफिस में हो या फिर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर या गृह मंत्री अमित शाह के घर पर या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर जो बैठकों का लगातार अलग अलग दौर चला है, उसमें एक इक्वेशन बनाया गया। और ये केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बल्कि 4 राज्यों में जहाँ बीजेपी की सरकार बनी है वहाँ के लिए। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सीधे तौर पर बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता ने यही कहा कि अभी जो बातचीत हुई है इसमें क्षेत्रीय समीकरण, युवाओं को कितना जगह दिया जाए, महिलाओं को इसमें कितना स्थान हो। और एक बात और है, जो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का जो आखिरी जो रिसफल हुआ था और जिसमें ध्यान रखा गया था कि कौन सांसद कितना पढ़ा लिखा है और जातीय समीकरण पर वो कितना खरा उतरता है, उन सब का ध्यान रखा गया था। उसी तर्ज पर यहाँ पर एक लिस्ट बनाई गई है कि कौन सा विधायक कितना है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, टेक्निकल तौर पर कितना है, आईएएस है या फिर दूसरे क्षेत्र में वो कितना पारंगत है, उसकी एक सूची बनाई गई है। और उसके बाद ये तय हुआ है, कल जो बैठक हुई है उसमें आखिरी तौर पर मुहर लगभग लग गया। हालांकि आज यहाँ पर ऐलान जो होगा योगी आदित्यनाथ का, हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री के नाम का भी यहाँ पर ऐलान कर दिया जाए, जिसकी संभावना थोड़ी बहुत जरूर है, क्योंकि यहाँ पर केवल विधायक दल की बैठक चलेगी। विधायक दल की बैठक में एक नेता का नाम आलाकमान द्वारा यानी अमित शाह द्वारा रखा जाएगा, जिसको सर्वसम्मति से उस पर मुहर लगेगी। तो यहाँ पर सिर्फ माना जा रहा है कि विधायक दल के नेता का चुनाव होगा जिस पर मुहर लगेगी। लेकिन जहाँ तक उप मुख्यमंत्री की बात है, विशाल बता रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य जाहिर सी बात है वो चुनाव भले ही हार गए हों, लेकिन पुष्कर धामी चूंकि हारे हुए नेता को वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो हो सकता है एक उम्मीद जगी है केशव प्रसाद मौर्य के समर्थकों को भी कि उन भले ही हार गए हों लेकिन उप मुख्यमंत्री वो बनेंगे जातीय समीकरण को देखते हुए, पार्टी के प्रति उनका जो निष्ठा है उसको देखते हुए। तो ऐसा मान के चला जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य हो सकता है कि एक बार फिर से डिप्टी सीएम बने, लेकिन दिनेश शर्मा के नाम पर शायद मुहर न लगे उप मुख्यमंत्री के लिए। तो कई समीकरण को इसमें ध्यान रखा जाएगा। क्षेत्रीय समीकरण में जहां तक आप देखिए कि पूर्वांचल में बड़ी बुरी हालत रही है बीजेपी की और एनडीए की, तो जाहिर सी बात है 2024 के अगर लक्ष्य रखा गया है तो इसमें पूर्वांचल को भी भरपूर जगह मिलेगा। पश्चिम से पूरा बीजेपी को सपोर्ट मिला है और मध्य से मिला है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा संख्या में, लेकिन 18 के लगभग जो विधायक थे या मंत्री थे जो हार गए हैं और जो छोड़ के गए हैं, उनकी जगह पर मान के चलिए कि 2 दर्जन से ज़्यादा, लगभग 30 के आसपास नए मंत्री शपथ लेंगे कल। जी, हमारे साथ विशाल भी हैं। विशाल, जो बात कह रहे हैं यहाँ पर रविंद्र, जहाँ तक कि उप मुख्यमंत्रियों की बात है तो संख्या को लेकर क्या तस्वीर साफ हो पा रही है? और अगर इस बार संख्या बढ़ाई जा रही है, 2 से ज्यादा 3 या 4 उप मुख्यमंत्रियों की बात की जा रही है, तो इस फॉर्मूले के पीछे सोच क्या है? और रिपीट किया जाएगा दोनों उप मुख्यमंत्रियों को? केशव मौर्य जो अपनी सीट से हार गए, उन्हें दोबारा अगर ये चांस दिया जाएगा तो उसके पीछे क्या वजह होगी? मीमांसा, देखिए केशव प्रसाद मौर्य के रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन डॉक्टर दिनेश शर्मा पर अभी कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है। ये संख्या 2 रहेगी या 3 रहेगी, इस पर भी अभी कोई फाइनल तस्वीर निकलकर सामने नहीं आ पाई है। एक बार मैं आपको तस्वीरें दोबारा दिखा देता हूं, क्योंकि किसी भी वक्त यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और उनके साथ में यूपी बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता इस बैठक में पहुँचने वाले हैं। जो विधायक दल की बैठक लोक भवन में शुरू होगी, विधायक पहुँच चुके हैं, इंतजार है पर्यवेक्षक का, योगी आदित्यनाथ का और
और संगठन के बड़े नेताओं का जो इस विधायक दल की बैठक में शामिल रहने वाले हैं। लेकिन क्योंकि कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के साथ कल लगभग 47 से 48 मंत्री शपथ ले सकते हैं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से लगभग 70 नामों का एक पैनल बनाकर दिल्ली भेजा था, जिसमें से 47-48 नाम शॉर्ट आउट किए गए हैं और उन्हीं नामों पर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कुछ जो संभावित चेहरे माने जा रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य के साथ में अगर हम देखें जो कैबिनेट में जगह ले सकते हैं, उसमें ब्रजेश पाठक का नाम है, श्रीकांत शर्मा का नाम है, इसके अलावा सूर्य प्रताप शाही, ये ऐसे कुछ नाम हैं जो कि बिल्कुल कंफर्म माने जा रहे हैं। साथ ही साथ पश्चिमी यूपी से चौधरी भूपेंद्र सिंह, अतुल गर्ग, इसके अलावा कई ऐसे भी नाम हैं जिन पर विचार हुआ है और ये पूरी लिस्ट कल रात दिल्ली में फाइनल की गई है। अब 4 बजे की इस बैठक में सबसे ज्यादा जो इस बैठक में निगाहें हैं, विधायक दल का नेता चुना जाना योगी आदित्यनाथ का बिल्कुल तय है, लेकिन उसके अलावा उप मुख्यमंत्री के नामों का ऐलान होगा। हालांकि विधायक दल में उप मुख्यमंत्री का चयन नहीं होता है, लेकिन अगर हम 2017 के विधायक दल की बैठक को देखें तो उसमें मुख्यमंत्री के चयन के बाद ही 2 उप मुख्यमंत्रियों के नाम का ऐलान किया गया था, केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा। उसी आधार पर यह आकलन किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के नेता चुने जाने के साथ कितने डिप्टी सीएम होंगे, यह तस्वीर भी आज अब से थोड़ी ही देर में साफ हो जाएगी। मीमांसा जी रविंद्र, और बीजेपी के सहयोगी दल, अपना दल और निषाद पार्टी, अब उनको भी मंत्रिमंडल में जगह देनी होगी और उन्हें भी संतुष्ट करने की कोशिश जरूर करेगी बीजेपी, क्योंकि आगे पूर्वांचल में उनकी जरूरत पड़ेगी। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं। इंतजार उन्हीं का किया जा रहा था केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर। उनकी मौजूदगी में ये बीजेपी विधायक दल की बैठक, और वैसे भी उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां पर बहुत मेहनत की है अमित शाह ने, चाहे वो आप 2014 से शुरुआत करें और अब तक जो उनकी भूमिका रही है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से संगठन को उन्होंने मजबूती दी है, और उन्हीं की मौजूदगी में आज बीजेपी विधायक दल की ये बैठक वहां पर हो रही है, जहां पर औपचारिक रूप से मुहर लग जाएगी योगी आदित्यनाथ के नाम पर। तो एक बार फिर से सत्ता की कमान सौंपी जा रही है योगी आदित्यनाथ को, यह लगभग तय माना जा रहा है और औपचारिक रूप से इस पर मुहर लग जाएगी। रविंद्र हमारे साथ है। रविंद्र, अब हम देख रहे हैं अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं और अमित शाह के रोल की बात हम जो कर रहे थे उत्तर प्रदेश में 2014 से लेकर, अगर चुनाव दर चुनाव अगर बीजेपी ने ये ऐतिहासिक जीत वहां पर हासिल की है तो अमित शाह का उसमें सबसे बड़ा रोल रहा है। बिल्कुल मीमांसा, एक अपडेट कर दे कि गृहमंत्री अमित शाह और रघुवर दास दोनों पर्यवेक्षक लखनऊ पहुंच गए हैं और थोड़ी देर में जहां लोक भवन है, जहां पर विधायकों की बैठक होने वाली है विधायक दल की, यहां पहुंचने वाले हैं। लेकिन उसके पहले इस भवन की एक विशेषता, इस भवन के ठीक बाहर में अटल बिहारी वाजपेयी का एक आदमकद मूर्ति है, वहां पर फूल माला अर्पण करेंगे और अर्पित करने के बाद अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और रघुवर दास और दूसरे नेता जो हैं वो सभी इस भवन में इस मुख्य द्वार से अंदर जाएंगे और तब विधायक दल की बैठक शुरू होगी। अमित शाह का इंतजार हो रहा है, लखनऊ पहुंच गए, उनके साथ योगी आदित्यनाथ आएंगे। जहां तक आपने कहा कि अमित शाह का रोल की जाहिर सी बात है 2013 के बाद से, और मीमांसा इस पर एक बात और है कि न सिर्फ 2014 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने खासकर यूपी में ऐसे काम किया था, ऐसी रणनीति बनाई थी कि आप समझिए कि उस समय 15 से ज़्यादा बड़े बड़े जो नेता थे, चाहे ओम प्रकाश सिंह हो, कल्याण सिंह हो या दूसरे जो कद्दावर नेता था, उनको टिकट से मरहूम किया गया था। उनसे रिक्वेस्ट करके, उनसे आग्रह करके और किसी से कड़ाई से बात करके अमित शाह ने उस समय किया था और साफ तौर पर कहा था अगर ये मिशन हमारा फेल होगा तो सत्ता में हम नहीं आ पाएंगे। यहाँ तक कल्याण सिंह को मनाने के लिए खुद हो गए थे, राजनाथ सिंह उस समय अध्यक्ष थे, उनसे बात की थी, तो एक उसमें की शुरुआत हुई थी। और आपने 17 में देखा जब योगी आदित्यनाथ कोई चेहरा नहीं थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चेहरा थे या फिर अमित शाह की रणनीति थी। 2019 के आपने परिणाम सबको देखा, लेकिन 2022 की बात अगर कर ले, जो नतीजे आए हैं इसमें कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, सब इसमें कोई शक नहीं है। अनाज योजना है, इसमें कोई शक नहीं है। योगी आदित्यनाथ का एक अपना वोट बैंक बना है, वो जातियों से परे है और जो ये मानता है कि लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने ऐसे सुधारा है कि जिससे महिलाएं खासकर, चाहे कोई किसी भी जाति को, वो उसके पक्ष में हमेशा रही है इस चुनाव में। लेकिन अमित शाह का देखा जाए तो उन्होंने जब 3-4 महीने पहले चुनाव की बागडोर पूरी अपने हाथ में ली थी, तो सबसे पहला उन्होंने काम क्या किया था, जब माना जा रहा था कि जाट आंदोलन कारण से जाट नाराज है, उन्होंने पश्चिमी जो प्रभार है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, उसका प्रभार अपने ऊपर लिया था उन्होंने। और अपने कई उस दृश्य देखा कि लगातार 3-4-5 दिन उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट बहुल एरिया में गए, जाटों के साथ उन्होंने दिल्ली में संवाद किया और कई उसके परिणाम भी आप देखिए कि जाटों की नाराजगी के बावजूद जो प्रचार किया जा रहा था,
फर्स्ट फेज में बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। इस तरह के उन्होंने कई ऐसे माइक्रो मैनेजमेंट किया, जातीय समीकरण फिट किया, नेता जो नाराज थे या फिर नेताओं की जो अहम थी उसको उन्होंने तोड़ा और पार्टी को इस जीत के बागडोर तक जीत के इस दौर तक लाने में उनकी अहम भूमिका रही। और ये आप देखिए कि उनका यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एक मैसेज देना था कि अमित शाह का यहाँ पर आकर पर्यवेक्षक के रूप में एक साफ तौर पर मैसेज यही देना था कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चॉइस हैं, पार्टी के चॉइस है, उनके साथ पूरा संगठन केंद्रीय नेतृत्व खड़ा है और इस पर कोई विवाद आगे नहीं होगा। अगला 5 साल सबको इनके नेतृत्व में सबको मिलजुल कर चलना होगा, ये मैसेज दिया गया। और 2017 की बात करें उसमें वेंकैया नायडू आए थे, इसी जगह पर आए थे वेंकैया नायडू जब पर्यवेक्षक थे। उपराष्ट्रपति बनने से पहले शायद आखिरी सियासी उनका एक काम मिला था पार्टी की तरफ से और आकर यहाँ पर उस समय संशय की स्थिति थी। इसके ठीक बगल में बीजेपी का ऑफिस है विमान साहब, जब हम लोग वहाँ पर थे वो दिन था 18 मार्च का, 19 मार्च को शपथ हुआ था। 1 मिनट में बता रहा हूँ, तो वहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर नारे लग रहे थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पर ऐलान हुआ योगी, तो वही कार्यकर्ता योगी योगी करने लगे। यानी बीजेपी कार्यकर्ता और कभी सीपीएम का जो कार्यकर्ता होते थे वो कैडर बेस्ड होते थे, संगठन होते थे, नेतृत्व के पक्ष में हुआ करते थे, नेतृत्व जो फैसला लिया उसके पीछे होते थे। और इसी कारण से ये अमित शाह यहाँ पर आए कि नेतृत्व ने ये फैसला लिया योगी आदित्यनाथ का, अब अगले 5 साल उनके नेतृत्व में सबको साथ लेकर चलना होगा, इनको भी, और सब उनके साथ काम करना होगा। ये मैसेज कहीं ना कहीं अमित शाह यहाँ पर देने वाले। ठीक है, यहाँ पे हमारे साथ प्रदीप जी भी हैं स्टूडियो में। प्रदीप जी, ये चुनाव दर चुनाव हम देख रहे हैं जिस तरह से चुनावी समीकरणों को विपक्षी दल जो मुद्दे उठा रहा था उन्हीं सभी समीकरणों को ध्वस्त करते हुए जिस तरह से ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने हासिल की है, लेकिन इस यूपी फतह के बाद अब 2024 का लोकसभा रण भी तो है, तो उसको ध्यान में रखकर अब आगे जो सी योजनाओं से फायदा हुआ है पार्टी को उन्हीं को आगे बढ़ाया जाएगा 2024 में। नहीं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये बड़ी गतिशील है और निरंतर प्रयास करती रहती है, परिश्रम करती रहती है, उसमें अवकाश का कोई स्थान नहीं है। विजय है तो विजय के बाद उल्लास में नहीं खोते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे प्रधानमंत्री गुजरात कूच कर गए विजय के बाद, तो अगले चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रीय ये सब समीकरण साधेगी। भविष्य में कैसा नेतृत्व आगे लाना है, किसको आगे बढ़ाना है, अगले चुनावों की दृष्टि से, विशेषकर लोकसभा के जो चुनाव आ रहे हैं उस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी अपना सारा का सारा आगे का जो व्यूह है वो उसकी रचना करेगी। उसके साथ युवाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा ताकि भविष्य के नेताओं की एक नई फसल तैयार हो सके। महिलाओं को विशेष प्रतिनिधित्व देंगे। आपने देखा होगा बिहार के अंदर रेणु देवी जो हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि किसी ने सोचा नहीं था। उत्तराखंड जिसके चुनाव उत्तर प्रदेश के साथ हुए हैं, वहाँ विधानसभा के अध्यक्ष का पद रितु खंडूरी जो महिला हैं जी उनको दिया गया है। तो इसीलिए इसी तरीके से ऐसा मान के चला जा रहा है कि उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जो हैं उनको एक महत्वपूर्ण दायित्व मिल सकता है और पूरा का पूरा काम का आंकलन ज़रूर होगा। मुझे लगता है उनका रिपोर्ट कार्ड, जो पहले मंत्री थे उनका रिपोर्ट कार्ड ज़रूर देखा गया होगा और उसको देख करके ये तय किया गया होगा कौन बना रहेगा मंत्रिमंडल में और किसको संगठन की या और जिम्मेदारी दी जाएगी। इसी पर एक कमेंट प्रोफेसर संगीत रागी आगे बढ़ाते हुए बात को कि ये जो मंत्रिमंडल का गठन है इसको लेकर हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से बैठकों का दौर है। देखिए, चूंकि उत्तर प्रदेश बहुत एक महत्वपूर्ण है, सारे जीत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का जीत जिसको सारे राजनीतिक विश्लेषकों ने उसकी ओर रेखांकित किया है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण जीत है। और 2024 का जो रास्ता है, सत्ता का रास्ता, वो उत्तर प्रदेश होकर के जाता है, ये सब कोई मानता है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि एक बेहतर गवर्नेंस हम दे सकें और जो 2022 के चुनाव के दरमियान जो सामाजिक समीकरण थोड़ा बहुत बिगड़े थे, उन सामाजिक समीकरणों को फिर से पटरी पर ला करके उनको मजबूती देने की कोशिश की जाएगी। जी संगीत रागी जी, अब वहां पर हलचल काफी तेज हो चुकी है इस वक्त और रवि त्रिपाठी हमारे साथ हैं। रवि त्रिपाठी, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए मीमांसा आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये बीजेपी ऑफिस है लखनऊ का, जहां हलचल इसलिए है कि अमित शाह यहां मौजूद है। अमित शाह के साथ साथ जो डिप्टी सीएम थे अभी तक, दिनेश शर्मा, वो मौजूद हैं, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जिनके नाम की चर्चा है
जा सकता है, वो भी यहाँ मौजूद है। और थोड़ी देर पहले सुनील बंसल जो यहाँ के संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश के, वो निकले हैं। तो देखिए हलचल है पूरे दफ्तर में कि यहाँ से जो अमित शाह निकलेंगे और जब लोक भवन में जाएंगे, जहाँ विधायक दल की बैठक में होना है और जहाँ मुख्यमंत्री का चयन होना है, उसका ज्यादा निगाह लोगों की चर्चा और उत्सुकता इस जानने में है कि डिप्टी सीएम क्या डिप्टी सीएम पिछले वाले लोग रिपीट होंगे या नए डिप्टी सीएम बनेंगे। तो यहाँ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं तमाम जो समर्थक है। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग, क्या चाह रहे हैं? राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवान हारी। जी आप लोग को क्या उम्मीद है भाई? बस मोदी जी के अगुवाई में योगी जी शपथ ले रहे हैं और इससे बड़ा जोश और क्या चाहिए हम सनातनियों को कि दोबारा जो है भगवा प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में 273 सीटों से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है। दिखाना चाहेंगे ये गाड़ी है मीमांसा, जो अमित शाह इसी गाड़ी से जाएंगे अभी बैठक में। और देखिए तमाम समर्थक जो हैं चारों तरफ खड़े हैं, जो नारेबाजी भी हो रही है और सबके चेहरे पर उत्साह है, क्योंकि आज कुछ होने वाला है। आज विधायक नेता चुने जाएंगे। बड़े खुश हैं आप लोग इस बात को लेकर कि आज नेता चुने जाएंगे योगी जी, लेकिन डिप्टी सीएम कौन होगा इसको लेकर भी उत्सुकता है क्या मन में? हाँ बिल्कुल उत्सुकता है। हम लोग के पसंदीदा चेहरे आने चाहिए और चेहरे वैसे आए, पसंद की व्यक्तिगत पसंद की तो कोई बात नहीं है। क्षेत्र का प्रदेश का काम होना चाहिए। ऐसे लोग चुनकर आए, ऐसे लोग चुने जाएं जो क्षेत्र प्रदेश का काम बहुत अच्छा बहुत सुंदर करें और आगे आने वाली सरकारें बिल्कुल पूरी की पूरी बहुमत से आया करें। किसका इंतजार कर रहे हैं आप? जी जी अमित शाह जी भी यही हैं। जी तमाम लोगों का इंतजार लोग कर रहे हैं जो निकलने वाले हैं। ये गाड़ी है और अंदर बैठक चल रही है। और क्या होगा, क्योंकि डिप्टी सीएम कौन होगा? सीएम तो क्लियर है कि सीएम जो होगा अभी थोड़ी देर के बाद विधायक दल की बैठक में उनको नेता चुन लिया जाएगा। उसके बाद वो दावेदारी करने के लिए राज्यपाल के पास जाएंगे। लेकिन साथ साथ डिप्टी सीएम कौन होगा और साथ साथ बाकी मंत्रियों की लिस्ट किसका नाम आता है, किसका नाम कटता है, इस बात को लेकर सब में कहीं ना कहीं एक उत्सुकता है। क्या चाहते हैं आप लोग? सबसे ऊपर केशव मौर्य जी का नाम सबसे ऊपर है। पुनः जो है ये मानिए कि उन्हीं का होना लगभग तय है। अच्छा बाकी किसका नाम तय है जी? देखिए हम तो एक ही नाम जानते हैं, मात्र योगी आदित्यनाथ। उनकी टीम में जो भी काम करेगा सब अच्छा ही काम करेंगे। जो भी करेगा, जो भी होगा, ये जय योगी आदित्यनाथ। माननीय अमित शाह, माननीय योगी आदित्यनाथ और माननीय नरेंद्र मोदी, ये हमारे देश के नेता हैं और समाज के सेवक हैं। ये राजा है, राज का धर्म अपना रहे हैं और राज का कार्य कर रहे हैं, आम जनता का कर रहे हैं। जहाँ नारेबाजी चल रही है में जो उचित हो वो काम करे, कार्य करे। जो संगठन तय करेगा, माननीय मुख्यमंत्री तय करेंगे कौन आगे कोई पीछे रहेगा। हमारा संगठन सर्वोपर है, संगठन के आगे कुछ नहीं है। संगठन जो जनता पार्टी एक संवैधानिक और उच्च पार्टी है। यहाँ पे जातिवाद परिवारवाद नहीं होता है। यहाँ पे जो संगठन तय करता है, जो अच्छा डिप्टी सीएम जो हमारा पार्टी संगठन तय करेगा, माननीय अमित शाह तय करेंगे, योगी जी तय करेंगे, प्रदेश के हमारे वंशज जी तय करेंगे। वो जिसको करेंगे हम उसको मानेंगे। जय श्री राम। चलिए रवि, वहां पे तो जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं। लोग काफी आपके आसपास उत्साहित नजर आ रहे हैं और ऐलान इसी बात का इंतजार भी किया जा रहा है कि अब उप मुख्यमंत्री किसे बनाया जाता है, किसके नाम शामिल किए जाते हैं, किसके नाम कट जाते हैं। विशाल, शपथ ग्रहण से पहले ये वो दिन होता है जब सबके जो धुकधुकी स्टार्ट हो जाती है सभी नेताओं की, और इंतजार करते हैं कि फोन की घंटी कब बजेगी। तो ये फोन की घंटी किस किस की बजी है अभी तक? देखिए मीमांसा, अभी तक फ़ोन की घंटी किसी की भी नहीं बजी है और हो सकता है कि आज रात भर इस फ़ोन की घंटी का इंतज़ार तमाम विधायक करते रहें कि शायद उनके पास शपथ लेने के लिए फ़ोन आ जाए। लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है, ये फ़ोन की घंटी कल सुबह ही बजेगी, क्योंकि शाम 4 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है और आज रात किसी के पास फ़ोन जाने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। आज जो सबसे ज़्यादा लोगों की निगाहें हैं वो इसी बात पर है कि किन लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है, किन लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया जाएगा। क्या ये संख्या 2 होगी या फिर 3 होगी या 4 हो सकती है, क्योंकि 2 तो बिल्कुल कंफर्म माने जा रहे हैं। लेकिन क्या ये संख्या बढ़ेगी और अगर बढ़ती है तो उसमें कौन अपनी जगह बनाने में कामयाब होता है। इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह विधायक दल की बैठक से पहले यूपी बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं, वहां पर नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले सुनील बंसल बीजेपी कार्यालय से निकलकर विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। अब से थोड़ी देर बाद 10 से 15 मिनट बाद अमित शाह
यहाँ लोक भवन में पहुंच सकते हैं, जहां पर विधायक दल की बैठक होनी है और योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। लेकिन जो कुछ संभावित नाम लगातार जिन पर चर्चा हो रही है, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से लगभग 70 नामों की एक लिस्ट, एक पैनल यहाँ यूपी संगठन जो बीजेपी का है उसकी तरफ से दिल्ली को भेजा गया था, जिसमें कई सारे नाम थे। अगर हम कुछ प्रमुख नामों को बताना चाहें, जिसमें जो नाम निकलकर सामने आ रहे थे, गोरखपुर क्षेत्र से राजेश त्रिपाठी, श्री राम चौहान, इसके अलावा कुशीनगर से पीएन पाठक या सुरेंद्र कुशवाहा, महाराजगंज से प्रेम सागर पटेल, बस्ती से अजय सिंह और सिद्धार्थनगर से राजा जयप्रताप सिंह, प्रतापगढ़ से राजेंद्र मौर्य, मऊ से रामविलास चौहान, सोनभद्र से संजय गौड़, मिर्जापुर से अनुराग सिंह पटेल और सीतापुर से आशा मौर्य, हरदोई से नितिन अग्रवाल और शशांक वर्मा, गोंडा से जो नाम थे वो अभी आगे नहीं, अयोध्या से रामचंद्र यादव, अमेठी से सुरेश पासी और लखनऊ, क्योंकि यहाँ पर कई हाई प्रोफाइल चेहरे चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें राजेश्वर सिंह जो कि ईडी की अपनी नौकरी छोड़कर आए थे उनके भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा है, ब्रिजेश पाठक जिनके डिप्टी सीएम की भी चर्चा चल रही है और अगर डॉक्टर दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम बनते हैं तो ब्रिजेश पाठक कैबिनेट में जरूर रहेंगे। मोहसिन रजा एक अल्पसंख्यक चेहरे के तौर पर बीजेपी उनको यहाँ रख सकती है दोबारा से। इसके अलावा अगर हम कानपुर से देखें तो सतीश महाना जो कि एक वरिष्ठ चेहरा जो पुराना योगी मंत्रिमंडल था उसमें थे, वो एक बार फिर से रिपीट हो सकते हैं। बुंदेलखंड से क्योंकि बात करें यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जिनके संगठन के नेतृत्व में बीजेपी ने यहाँ चुनाव लड़ा, उन्हें भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। इसके अलावा राम रतन कुशवाहा, प्रकाश द्विवेदी या रवि शर्मा, इन दो नामों में से किसी एक को बुंदेलखंड से मंत्री परिषद में रखा जा सकता है। ऐसे तमाम नामों की एक 70 नामों की लिस्ट दिल्ली भेजा गया था और उसमें से 45 से 50 नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। कल रात की बैठक में जो योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा के पास पहुंचे थे, अगर हम पश्चिम और ब्रज क्षेत्र की बात करें, श्रीकांत शर्मा उनका नाम निकलकर सामने आता है, चौधरी लक्ष्मी नारायण का नाम सामने आता है, बेबी रानी मौर्य एक सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा इस वक्त बनी हुई हैं, उनका नाम सामने आता है। तो ऐसे तमाम नामों पर चर्चा हुई। अब देखना यह है कि वो 45 से 48 कौन से चेहरे हैं जिन पर फाइनल मुहर लगी है। जी बैठकों पर बैठकें हो रही हैं और अब किसका नाम फाइनल होता है उसी का इंतजार किया जा रहा है। रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ हैं। रवि, 132 नाम बताए जा रहे हैं लगभग जिस पर चर्चा की जा रही है और 55 से 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अब कितने मंत्री शपथ लेंगे कल योगी आदित्यनाथ के साथ, कुछ तस्वीर के साफ हो पाई है? आपके सोर्सेज आपको क्या जानकारी दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए चूंकि जो कोटा होता है, अगर बात करें तो 400 विधायकों की क्षमता है तो उसमें 15% लोग बनाए जा सकते हैं, मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो 60 के आसपास मंत्री बनाए जा सकते हैं यहाँ पे। वो तो चीज़ें हैं और तमाम तरह के नाम है। कोशिश ये होगी सबसे ज़्यादा कि सबका रिप्रेजेंटेशन हो। ये रिप्रेजेंटेशन इसलिए कि छोटे छोटे कास्टों को जो अदर देन ओबीसी थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के खेल को बिगाड़ा है, जिन्होंने सब चीज होते हुए बीजेपी के साथ। मैं आपको रोक रही हूँ, हमारे साथ रविंद्र हैं और उनके साथ कोई मेहमान इस वक्त खड़े हुए हैं। रविंद्र, देखिए, हेलो जी रविंद्र, क्या अपडेट है आपके पास? मीमांसा, हमारे साथ दया शंकर सिंह है जो बलिया से जीत कर रहे हैं। दया जी, पहली बार आप चुनाव जीते हैं यहाँ पर और इस परिस्थिति में पूर्वांचल में जब सब साफ हो गए थे, अब योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुहर लगेगी, पहला तो ये सवाल। देखिए, आज पहली विधानमंडल दल की बैठक है जो योगी जी की दूसरी सरकार की, और आज नेता का चयन होगा और उसके बाद कल जो है शपथ ग्रहण। योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुहर लग जाएगी? देखिए, मोदी जी और योगी जी के नाम पर ही चुनाव लड़ा गया है। और एक और है कि बहुत से लोग कह रहे हैं और ये सवाल भी है कि क्या डिप्टी सीएम केशव मौर्य हों, ये बेबी मौर्य होंगी, दिनेश शर्मा रहेंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 2 होंगे, आपको क्या लगता है उपयुक्त क्या रहेगा इस परिस्थिति में चुनाव? देखिए, ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि क्या होगा। हम लोग इसके लिए मैंने इस पर बोलने के लिए आप मंत्री बन रहे हैं। अब ये भी माननीय योगी जी में इतना काम इसमें योगी जी और केंद्रीय नेतृत्व जो इसको तय करेगा, सभी सामाजिक समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन को देख करके निर्णय होते हैं, वो ये उन लोगों का विषय है। जातीय और क्षेत्रीय समीकरण में आप फिट बैठते हैं? अब ये मुझे नहीं पता कि ये उन लोगों का विषय है, मेरा विषय नहीं। दया शंकर सिंह, आपने देखा कि इनकी पत्नी का यहाँ टिकट काटा गया था, बलिया से इनको टिकट दिया गया, बहुत जल्दी में थे, क्योंकि आप एक तस्वीर दिखा दो कि यही जगह है और पूरी इंतजार हो रहा है यहाँ पर कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ
कितनी देर में यहाँ पहुँचेंगे और इसके बाद माल्यार्पण करने के बाद सीधे विधायक दल की बैठक में जाएंगे। लेकिन जहाँ तक मीमांसा, एक बात और है कि जो हो रहा है कि उप मुख्यमंत्री को लेकर कि 3 होंगे 4 होंगे। देखिए पिछली बार 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, केशव मौर्य और दिनेश शर्मा, एक और योगी आदित्यनाथ। यहाँ पर जातीय समीकरण को ध्यान में रखा गया था। एक राजपूत थे, एक ब्राह्मण थे, एक ओबीसी के थे। तो अगर राजपूत होते हैं और दिनेश अगर केशव मौर्य होते हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 3 या 4 हो, क्योंकि 4 उप मुख्यमंत्री बनाकर आप अननेसेसरी एक ऐसे नेता पर दबाव डालेंगे जिसके चेहरे पर आप यहाँ पर चुनाव जीते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जब पहले 2 उप मुख्यमंत्री थे और पिछले 5 साल में आपने देखा कितना मनमुटाव की खबरें आते रही थी, कितने खबरें प्लांट होती थी, आपने सब कुछ देखा था। 4 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे ऐसा संभव शायद न दिख रहा हो। इसलिए माना जा रहा है कि अगर बेबी मौर्य बनती है तो केशव मौर्य नहीं बनेंगे, केशव मौर्य बनते हैं तो बेबी मौर्य को हो सकता है कि विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया जाए। तो ऐसे समीकरण पर जरूर कल चर्चा होगी, इस पर मुहर भी लग गया होगा। इसकी घोषणा शायद कल देर शाम तक ही हो। ठीक है, हमारे साथ संजीव मिश्रा जी भी हैं। संजीव मिश्रा जी, आप सुन रहे हैं कि उप मुख्यमंत्रियों को लेकर काफी चर्चा हो रही है। अब कितने उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, रिपीट किया जाएगा या नहीं, इस पर एक कमेंट चाहिए आपका। आपको क्या लगता है कितने उप मुख्यमंत्री होने चाहिए उत्तर प्रदेश में? देखिए, मुझे लग रहा है 2 से ज्यादा मुख्यमंत्री तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये जो बात अभी अपने संवाददाता साथी कह रहे थे सच है कि आप एक मुख्यमंत्री पर जबरदस्ती की प्रेशर टैक्टिक्स डाल देते हैं। दूसरे, यहाँ आपके सामने कोई संकट नहीं है कि सरकार कमजोर है, कम विधायक वाली सरकार है, तो जितने कम उप मुख्यमंत्री होंगे वो सही रहेगा। तो मुझे लगता भी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी 4 उप मुख्यमंत्री बनाएगी। अब बात आती है 2 पर। तो अब अगर ये ब्राह्मण वाला प्रेशर नहीं लेती है बीजेपी, तो मुझे लग रहा है बेबी रानी मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह तक मामला रुकेगा, क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह के रूप में उनको एक ओबीसी मुख्यमंत्री मिल जाएगा और बेबी रानी मौर्य के रूप में उनको दलित मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मिल जाएगा और एक सवर्ण मुख्यमंत्री के रूप में आपके पास मुख्यमंत्री। यानी आप कह रहे हैं कि दोनों को ही चेंज कर दिया जाएगा, रेपिटेशन नहीं होगा। दिनेश शर्मा के रेपिटेशन की तो कोई बात ही नहीं हो रही है जी। अगर ये कोई जबरदस्ती लाने की बात आई तो देखिए, एक नाम है AK शर्मा का, जो IAS ऑफिसर थे और पिछले बार विधान परिषद सदस्य बनाए गए थे और तब से इंतजार चल रहा था कि वो बनेंगे और उन्होंने बनारस में मेहनत भी बहुत की है। जिस बनारस में लग रहा था कि नीलकंठ तिवारी अपनी सीट हार जाएंगे, बड़ी चिंता हो रही थी, वहां पे जब भाजपा जीती है तो उसके पीछे AK शर्मा की मेहनत बहुत मानी जा रही। तो मुझे लग रहा है वो नाम भी चर्चा में आएगा। ब्रजेश पाठक तो जो सीट उनकी थी उस सीट से हारे हैं, चुनाव बना दिया जाए एक अलग इशू है, उनका किस्मत है। लेकिन ब्रजेश पाठक जिस सीट से विधायक थे पिछली बार, वो सीट भाजपा हार गई है। वो तो कैंट की सुरक्षित जगह पे गए, वहां जीते हैं। ब्रजेश पाठक का कद बड़ा है, वो बड़े नेता माने जाते हैं भाजपा में, दूसरी पार्टी से आए हैं। तो ये भी एक देखना होगा कि क्या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने असम में एक दूसरी पार्टी से आए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया और जिम्मेदारी दी हेमंत जी को, तो क्या ऐसा कोई प्रयोग यहाँ करते हैं। लेकिन अभी जो मुझे लग रहा है अगर तीसरा नाम आएगा तो AK शर्मा का हो सकता है। ठीक है, हमारे साथ मैं आ रही हूँ आपके पास लौटकर। हमारे साथ रवि त्रिपाठी भी हैं। रवि त्रिपाठी, अभी क्या सिचुएशन है वहां से? क्या कार रवाना हो चुकी है गृह मंत्री अमित शाह की? नहीं मीमांसा, अभी भी बैठक चल रही है। आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये भीड़ है और पीछे वो कार है। बीजेपी दफ्तर में अभी अमित शाह बैठे हुए हैं, उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह जो बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं वही उनके साथ बैठक हो रही है। यहाँ केशव मौर्य जो डिप्टी CM भी यहाँ बैठे हुए हैं, साथ साथ दिनेश शर्मा जो डिप्टी CM है। तो 2 डिप्टी CM और प्रदेश अध्यक्ष के साथ मीटिंग चल रही है और मीटिंग में क्या होगा, चूंकि सबको उत्सुकता इस बात की है कि मुख्यमंत्री तो तय है, डिप्टी CM जो है, डिप्टी CM को लेकर बातचीत चल रही है। डिप्टी CM का क्या होगा, डिप्टी CM कौन बनेगा, क्या? भाई आप लोग बड़े उत्सुकता के साथ यहाँ खड़े हैं, बैठक चल रही है, मुख्यमंत्री तो तय है, उप मुख्यमंत्री को लेकर क्या मन में आ रहा है? देखिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनसे जो है आताताई जो गुंडे माफिया थर कांप रहे हैं। और जो डिप्टी CM है, डिप्टी CM ये सज के आए हैं, क्या बात है? आज तो कल है शपथ ग्रहण। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आज विधायक दल के नेता चुने जा रहे हैं और इतिहास दोहराने जा रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश की शपथ लेने जा रहे हैं मुख्यमंत्री की, इतिहास दोहराने जा रहे हैं। डिप्टी CM कौन कौन हो सकता है भाई? डिप्टी दो नाम, क्या नाम है? एक तो आदरणीय हमारे जो कुशल संगठन में रहे, मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, और दूसरा नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ भी लोग कहीं ना कहीं गेस्ट का काम कर रहे हैं। दूसरा नाम कौन है भाई? क्या बाबा जी का बुलडोजर तैयार है माफियाओं के ऊपर और जो है तैयार है। देखिए तमाम लोग, मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। अभी भी सुरक्षा के लिहाज से यहाँ से देखिए रस्सी लगाई गया है, दोनों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। एक तरफ दूसरी तरफ है और दोनों समर्थक खड़े हैं।
ये गाड़ी है जिसमें अमित शाह यहाँ से निकलेंगे। लगभग माना जा रहा है कि आधे घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया अमित शाह को यहाँ लोगों के साथ मीटिंग करते हुए। थोड़ी देर पहले तक यहाँ सुनील बंसल थे, जो यहाँ के संगठन मंत्री थे, वो यहाँ मौजूद थे। जब मैं आया तब उस समय सुनील बंसल यहाँ से निकले हैं कुछ लोगों के साथ, लेकिन अमित शाह अभी भी यहाँ मौजूद है। इसका मतलब ये है कि सीधे तौर पर अब तय बातचीत जो चल रही है डिप्टी सीएम को लेकर चल रही है, क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह का नाम भी आ रहा है कि वो भी डिप्टी सीएम हो सकते हैं। केशव मौर्य जो डिप्टी सीएम है और साथ साथ दिनेश शर्मा दोनों अंदर मौजूद है। तो ये जी ठीक है। प्रदीप जी यहाँ पर हैं। प्रदीप जी, आप देख रहे हैं कि वहां पर जो समर्थक हैं वो भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। कौन बनेगा उप मुख्यमंत्री, ये सस्पेंस जो है बहुत ही ज्यादा गहराता जा रहा है। पार्टी के लिए क्या अभी बहुत दुविधा की स्थिति है कि किसको उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, किन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए? पहले तो मैं ये कह दूं कि राजनीति में तो कोई भोला नहीं है। आप किसी को भी देख लीजिए, सब राजनीतिक तौर पे एकदम करेक्ट जैसा बोलना चाहिए वैसा बोल रहा है। रही बात उप मुख्यमंत्री की, पिछली बार अलग परिस्थिति थी। केशव प्रसाद मौर्य प्रदेशाध्यक्ष थे भाजपा के, और योगी जी को पहले चुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पे भाजपा ने प्रस्तुत नहीं किया था। तो उस समय उसको एक संतुलन बैठाना था कि कहीं केशव प्रसाद मौर्य, जिनके अंदर ये स्वाभाविक तौर पे ये बात आ गई होगी कि वो मुख्यमंत्री होंगे, तो उनको किसी तरीके से प्रोत्साहित करना था, उनका मनोबल बना के रखना था, इसलिए उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। सामाजिक संतुलन करने के चक्कर में उन्होंने दिनेश जी को उप मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि दिनेश जी का राजनीतिक तौर पर उस तरीके का व्यक्तित्व नहीं था। आज पार्टी के ऊपर वो दबाव नहीं है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य चुनाव में पराजित हुए हैं। लेकिन ये अलग बात है कि वो संघ में दीक्षित, संघ के संस्कारों में दीक्षित हैं। पार्टी ने उनमें बहुत इन्वेस्ट किया है, तो पार्टी ये नहीं चाहेगी कि केशव प्रसाद मौर्य को एकदम एक तरफ कर दिया जाए। अब दूसरी बात है कि सामाजिक समीकरण आप साधते साधते ये है कि 1, 2, 3, 4 बना लेते हैं, फिर आपको ये ध्यान में आता है कि वंचित वर्ग से एक को बना दें, एक पिछड़ा वर्ग से अति पिछड़ा वर्ग से बना दें, एक ब्राह्मण समाज से बना दें। तो इतने जब उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो कुल मिलाकर के एक प्रशासनिक असंतुलन रहता है। तो बेहतर ये होता है कि आपने एक कप्तान बना दिया, कप्तान के हाथ में कमान दे दीजिए। केंद्र ने जो निर्देश देना उनको दे, लेकिन अपनी टीम जो है उसके अंदर ऐसा नहीं रहना चाहिए कि एक दूसरे के विरुद्ध कुछ चले, एक दूसरे की काट करें। जी, तो योगी आज चुने जाएंगे विधायक दल के नेता। औपचारिक तौर पर अब मुहर लग जाएगी उनके नाम पर, लेकिन जो संशय की स्थिति बनी हुई है वो दरअसल उप मुख्यमंत्री के नामों को लेकर है। कितने उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे? कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने हासिल की है इन चुनावों में, और ये शपथ ग्रहण समारोह जो कल होगा एकाना स्टेडियम में, वो भी ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि 37 साल के बाद ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि किसी दल की वापसी हो रही है उत्तर प्रदेश में, और वो भी इतने बहुमत के साथ। तो शानदार जीत हासिल की है बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ, और बीजेपी विधायक दल की बैठक कुछ ही देर में, जहां पर औपचारिक तौर पर मुहर लग जाएगी योगी आदित्यनाथ के नाम पर। विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं। विशाल, अब बैठक कब शुरू होगी? अभी तो गृह मंत्री अमित शाह वहां से निकले नहीं हैं, वहां पर भी अभी मंथन चल रहा है। ये इतना वक्त लग क्यों रहा है? देरी क्यों हो रही है? देखिए मीमांसा, अमित शाह यहाँ पर इस वक्त बीजेपी मुख्यालय पर बैठक कर रहे हैं। उनके साथ योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा और स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं, और अब से थोड़ी देर में वो विधायक दल की बैठक में पहुंचेंगे। देर की कोई विशेष वजह नहीं बताई जा सकती है, क्योंकि जो कुछ करना है बीजेपी को वो दिल्ली से जरूर तय हो चुका है, और उसको यहाँ पर जो अमित शाह और रघुवर दास जो पर्यवेक्षक के तौर पर यहाँ मौजूद रहेंगे, वो विधायकों के सामने अपनी बात को रखेंगे। योगी आदित्यनाथ विधायक दल का नेता चुना जाना है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा निगाहें सबकी टिकी हुई हैं वो उप मुख्यमंत्री के नामों पर है कि डिप्टी सीएम की संख्या कितनी होगी, और अगर 2 ही रहती है तो क्या पुराने दोनों रिपीट होंगे या उनमें से किसी एक को रिप्लेस किया जाएगा। इसी पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं, और यही वजह है कि फिलहाल अमित शाह यूपी बीजेपी मुख्यालय पर बैठक कर रहे हैं। और इस बैठक में विशाल अपडेट ले लेते हैं रवि त्रिपाठी। वहां शायद हलचल काफी तेज हो गई है इस वक्त। रवि त्रिपाठी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी भी लोग इंतजार कर रहे हैं, और ये हलचल ये है कि सिक्योरिटी के लोगों ने सबको साइड लाइन
किसी भी वक्त निकल सकते हैं। अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी भी मौजूद है, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है। तो ये देखिए, ये कार है, देखिए कार, इस कार से जाएंगे सब लोग। ये कार यहाँ खड़ी है, तमाम सिक्योरिटी के लोगों ने कहीं ना कहीं समर्थकों को, जो कार्यकर्ता है, उनको एक रस्सी के तहत अलग रख रखा है। लेकिन बैठक लंबी चल रही है। जो बात विशाल से हो रही थी आपकी, मैं बताना चाहूँगा कि बैठक लंबी चलने का अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम को लेकर पेच फंस रहा है। देखिए, सीएम क्लियर है, डिप्टी सीएम कौन बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, क्या दोनों रिपीट होंगे या कोई बदलाव होना है, इस बात को लेकर कहीं ना कहीं मंथन चल रहा है। इसी वजह से लेट हो रही है। तमाम पहुंच चुके हैं लोग भवन में, यहाँ अगर इंतजार हो रहा है। और अमित शाह इस बात की चर्चा कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ यहाँ बैठे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए हैं, और दोनों डिप्टी सीएम को यहाँ बुलाया गया है। इसका मतलब डिप्टी सीएम को लेकर पेज कहीं फंस रहा है और कहीं नाम को लेकर कुछ बातें हो रही है, जो पहले शायद तय नहीं हो पाया होगा, हो सकता है पहले फाइनल नहीं हो पाया होगा, इस वजह से लेट हो रही होगी। चाहे जिसको रिप्लेस करना होगा उसको समझाया भी जाता है। मान लीजिए किसी को हटाया जाना है तो उसको समझाना भी पड़ता है उसको, और उसमें सीएम भी वहाँ मौजूद है, अमित शाह भी मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद है। ठीक है, रवि हमारे साथ इस वक्त रविंद्र भी है। रवि कह रहे हैं कि पेच फंसा हुआ है मुख्यमंत्री पद को लेकर। मीमांसा जो बीजेपी का कार्यशैली है 2013-14 के बाद, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसमें भी गृह मंत्री अमित शाह की कार्यशैली है, कोई पेच नहीं फंसता। जो कल शपथ ग्रहण होना, विधायक दल की बैठक है, सारा चीज़ वो लोग पहले तय कर चुके होंगे। और एक बात और बता दूं मीमांसा, हो सकता है कि कोई डिप्टी सीएम हो ही ना। अमित शाह अगर केशव मौर्य के साथ और दूसरे लोगों के साथ बैठे हैं तो ये संदेश जा रहा होगा कि अब कोई हमें डिप्टी सीएम की जरूरत नहीं है। केशव मौर्य के लिए दूसरा प्लान भी हो सकता है पार्टी ने सोच रखा हो। ये केवल मैं इनकी कार्यशैली के आधार पर कह सकता हूं कि केशव मौर्य को हो सकता है कि केंद्र में ले जाया जाए, वहां राज्यसभा देकर उनको कहीं वहां पर मंत्री बना दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए पक्के तौर पर कहना काफ़ी मुश्किल। लेकिन एक चीज़ मान के चलिए कि 2 से ज़्यादा डिप्टी सीएम नहीं होगा। अगर 2 भी होता है तो ये भी बड़ी बात होगी, क्योंकि 2017 और 2022 में बहुत अंतर है। उसमें योगी आदित्यनाथ कोई चेहरा नहीं थे, आज वो चेहरा थे, उनके नाम पर भी चुनाव में जीत बड़ी हासिल हुई है, उसमें एक अहम भूमिका रही है। तो अब उनके ऊपर कोई 2-2, 3-3, 4-4 डिप्टी सीएम थोपेगा पार्टी, शायद ये न योगी आदित्यनाथ को मंजूर होगा, न संघ को भी, और न ही पार्टी नेतृत्व ऐसा करेगी। क्योंकि भविष्य का अगर नेतृत्व तैयार करना है तो उसमें एक फ्री हैंड देना पड़ेगा योगी आदित्यनाथ या शिवराज सिंह चौहान या दूसरे ऐसे नेता हैं जो एक छत्रप भी कर सकते हैं या कद्दावर भी कर सकते हैं। तो हो सकता है कि अमित शाह ये भी समझा रहे होंगे कि फ्यूचर प्लान उनको लेकर क्या है। तो ये भी संभावना है कि कोई डिप्टी सीएम न भी हो। जी, लेकिन जो उम्मीद लगाकर बैठे होंगे विशाल ऐसे में कि उप मुख्यमंत्री का पद उन्हें दिया जा सकता है, फिर उनको कैसे संतुष्ट किया जाएगा? देखिए मीमांसा, 2014 के बाद से बीजेपी की कार्यशैली पूरी तरह से बदली हुई है। यहाँ पर जो फैसला बीजेपी का नेतृत्व कर देता है उसके विरोध में जाना, अगर हम 2014 से लेकर अब तक के कोई भी चुनाव देखें तो शायद ही किसी चुनाव में फैसले का विरोध करता हुआ कोई दिखाई दे रहा होगा। ये ज़रूर है कि अगर किसी को हटाया जाना है या किसी को नया बनाना है तो उन्हें समझाया ज़रूर जाता है, उनका फ्यूचर प्लान ज़रूर बताया जाता है कि आपको यहाँ पर एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2 चीजें बहुत अहम है। वो ओबीसी वोट बैंक है, और ओबीसी वोट बैंक को लेकर बीजेपी बहुत ज्यादा फूंक कर कदम रखती है, क्योंकि इस वोट बैंक को अमित शाह ने 2014 से बीएसपी और सपा से छीनकर बीजेपी के पास लेकर आए, जिसमें अति पिछड़ी जातियां और पिछड़ी जातियां, यही बीएसपी और समाजवादी पार्टी दोनों का आधार वोट माना जाता था, जो कि 2014 से लेकर जितने चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए हैं, चाहे 2017 का विधानसभा चुनाव हो, 19 का लोकसभा या फिर 22 का विधानसभा, इन सभी चुनावों में इन जातियों ने अपना पूरा समर्थन बीजेपी को दिया है। तो बीजेपी कोई भी फैसला करती है तो इन जातियों को ध्यान में जरूर रखती है, ताकि एक सामाजिक मैसेज अच्छा जा सके, और क्षेत्रीय संतुलन का भी विशेष ध्यान रखती है, क्योंकि पश्चिम में अगर ओबीसी की हम बात करें तो वहां जाट ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पूर्वी यूपी, मध्य यूपी में बात करें तो यहाँ पर मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, सैनी और कुर्मी जैसी जो जातियां हैं ये बीजेपी के साथ बहुत तेजी से 2014 के बाद जुड़ी। तो बीजेपी जो भी फैसले लेगी, चाहे वो कैबिनेट में चेहरों को जगह देने की बात हो या उप मुख्यमंत्री बनाने की बात हो, वो इसका भी बहुत ख्याल रखेगी। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो 2022 के जो बात आप कह रहे हैं ओबीसी वर्ग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, हमारे साथ रविंद्र भी है। रविंद्र, ओबीसी वर्ग हमने देखा था जब कैबिनेट रिशफल हुआ था, किस तरह से उस वर्ग को प्राथमिकता दी गई थी। अभी भी बहुत जरूरी है उत्तर प्रदेश में ओबीसी वर्ग बीजेपी के लिए, और सहयोगी दलों की बात की जाए तो फिर उनको भी संतुष्ट करना होगा। तो किस तरह से सामंजस्य बिठाया जाएगा? देखिए मीमांसा, जाहिर सी बात है थोड़ा सिग्नल की यहाँ परेशानी जरूर है। जो बात हम समझ में आ रहा है कि ओबीसी को लेकर, देखिए
पार्टी का ये कहना है, और आज से नहीं 2014 से ही कि नरेंद्र मोदी से बड़ा ओबीसी नेता कौन हो सकता है। वो खुद ओबीसी के सबसे कद्दावर नेता पार्टी के भी हैं और देश के भी हैं। इसलिए ओबीसी वोट अगर केशव मौर्य के नाम पर मिलता तो वो चुनाव नहीं हारते। पार्टी के भी कई नेताओं का ना, यानी जो भी वोट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर है। अपर कास्ट पहले से बीजेपी का रहा है, ओबीसी और महिलाएं और जो लाभार्थी वोट है ये सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में जाता है। तो ऐसे में ओबीसी को लेकर कि केशव मौर्य को बनाना मजबूरी है या ज़रूरी है, ये कतई शायद पार्टी के जो आज के कार्यकलाप है उसके अनुसार फिट नहीं बैठता। हाँ, एक 2014 में 2017 के समय वो पार्टी के अध्यक्ष थे, ओबीसी के नेता थे। ओबीसी का कोई कद्दावर यहाँ पर नेता नहीं था, उनको युवा भी थे, उनको उभारने की कोशिश की गई थी, उनको 5 साल के लिए डिप्टी सीएम बनाया गया था। तो ये कोई ज़रूरी या मजबूरी नहीं है पार्टी की कि उनको फिर से डिप्टी सीएम बनाया जाए। हो सकता है कि तय होकर डिप्टी सीएम बनाया जाए, नहीं भी बनाया जा सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक भी डिप्टी सीएम हो सकता है कोई नाम बनाया जाए, ये भी हालांकि इसकी स्पष्टता कल तक होगी। आज ठीक है रवि त्रिपाठी, वहां पर हलचल तेज हो गई है। रवि त्रिपाठी, क्या कार रवाना हो रही है गृह मंत्री अमित शाह की? जी नहीं, कार अभी भी रवाना नहीं हो रही है, लेकिन हलचल ऐसा लगता है जब कुछ लोग अंदर से निकलते हैं, जो पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स थे और कुछ और लोग थे जो सीनियर निकल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि हलचल बड़ी है और थोड़ी देर में शायद अमित शाह भी आपको कैमरे पे दिखते और मुख्यमंत्री योगी दिखते, केशव मौर्य दिखते, तमाम लोग दिखते, लेकिन अभी भी गेट पर इंतजार हो रहा है। देखिए, मैसेज तो आया है लेकिन अभी वो लोग नहीं आए हैं जिनका इंतजार किया जा रहा है। अमित शाह नहीं आए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं आए हैं, न केशव मौर्य दिख रहे हैं। तो सब इंतजार करते हैं और कोई भी हलचल होती है, अगर 2-4 आदमी भी निकलते हैं तो लोगों में हलचल होती है। यहाँ लोग कहीं ना कहीं चर्चा शुरू कर देते हैं और नारेबाजी भी शुरू हो जाती है। तो कुल मिलाजुला के सब लोग इंतजार कर रहे हैं और तमाम सारी बातें, देखिए जो बात विशाल कह रहे हैं चाहे रविंद्र कह रहे हैं, आपको रिप्रेजेंटेशन देना होगा। अभी जो मंत्रिमंडल बनेगा इसका सीधा रिफ्लेक्शन 2024 के चुनाव पर होगा और उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसको अकेला आप किसी एक आदमी के हाथ में नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री मोदी का एक छवि है और उनके नाम पे ही सब वोट मिलता है, जो गरीब हो चाहे दूसरा तबका हो। योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी एक छवि बनाई है कानून व्यवस्था के नाम पर, लेकिन जो कास्ट का समीकरण है उसको साधने के लिए जो ब्राह्मण वोटर है वो नाराज ना हो जाए, उसको नाराज नहीं होने देने के लिए किसी को एक आदमी को रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है, ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है। ओबीसी बड़ा तबका यहाँ है, ऐसा मैसेज गलत जाएगा। अगर आप ओबीसी को फिर से डिप्टी सीएम नहीं बनाते हैं तो एक गलत मैसेज जाएगा, चाहे वो स्वतंत्र देव सिंह हो चाहे फिर केशव मौर्य हो। इसके अलावा ब्राह्मण के नाम पर अगर हो सकता है चाहे दिनेश शर्मा रिपीट हो जाए चाहे कोई और आ जाए। तीसरा डिप्टी सीएम की बात भी चल रही कि दलित वोटर, चूंकि मायावती धीरे धीरे जो कमजोर हो रही है तो उनके वोट बैंक पर बीजेपी की नजर है। देखिए, आज की डेट में सबसे ज्यादा विधायक जो एससी के हैं वो बीजेपी के हैं, जो सबसे ज्यादा सांसद यूपी में है एससी के हैं वो बीजेपी के हैं। तो उस वोटर पर भी बीजेपी की नजर है। तो बीजेपी चाहेगी कि चाहे तो जाटों से हो चाहे किसी और दलित समाज से हो, कोई ना कोई एक रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारा व्यक्ति भी इस टीम में है, मोदी के टीम में है, योगी के टीम में है, तो उनको अपनापन लगता है, एक लगाव लगता है, इस वजह से लोग वोट देते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश इस बार टफ लड़ाई थी, माना जा रहा था, फिर भी पश्चिम उत्तर प्रदेश से आप ठीक ठाक जीत कर आए हैं। तो पश्चिम ने अगर लगातार आपका साथ दिया है, इतनी लड़ाई के बावजूद, इतना जाट आंदोलन हो जाए चाहे फिर किसानों का आंदोलन हो जाए, तो कहीं ना कहीं हो सकता है पश्चिम के लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है। तो एक रिप्रेजेंटेशन देने वाली बात होती है, इससे होता नहीं है। डिप्टी सीएम ऐसा कोई पद नहीं होता है, उसका कोई ऐसा कोई लाभ भी नहीं होता है, लेकिन डिप्टी सीएम पद देने का अर्थ होता है कि आपका एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। और ये परंपरा रही है पूरे देश भर में। देखिए, कई राज्यों में 4-4 डिप्टी सीएम है, कई जगह 3 डिप्टी सीएम है, कई जगह 2 डिप्टी सीएम है। तो एक परंपरा चली है, हालांकि हो सकता है इस परंपरा को तोड़ा जा सकता है। रविंदर जो बात कह रहे हैं कि एक भी डिप्टी सीएम नहीं रखा जाए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी का नाम उधर है, इधर मुख्यमंत्री योगी का नाम है, लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि 2024 को साधना है और 2024 ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बाद, तो उसके लिहाज से साधने के लिहाज से हो सकता है 2 है तो 2 ही रहने दिया जाए, उसमें कुछ बदलाव किया जाए नाम के नाम पर, हो सकता है 3 किया जा सकता है, लेकिन चौथे की संभावना बहुत कम दिखती है। बट 2 से 3 डिप्टी सीएम की संभावना बनती है और रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से बनती है, उनका रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। ऐसा नहीं है कि उनकी वजह से वोट मिलता है, वोट मोदी की वजह से मिलता है, वोट योगी की वजह से मिलता है। जी रवि, जो बात आप कह रहे हैं, और रविंद्र ये जो 2024 को अगर साधना है तो सभी वर्गों को खुश भी करना होगा। और यहाँ जो रवि बात कह रहे हैं, अच्छा, एक तो जो विपक्षी दलों ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि ब्राह्मण विरोधी ठाकुर परस्त है पार्टी, और जो ओबीसी वर्ग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मायावती का जो दलित वोटर है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसको भी साध कर रखना है। तो ऐसे में ये क्या टेढ़ी खीर साबित हो रहा है पार्टी के लिए 2024 को ध्यान में रखते हुए? मीमांसा, मेरे सवाल है जी। विमान साहब, बिल्कुल जाहिर सी बात, 2022 का मिशन पूरा हो गया, अब 2024 के लिए तो अभी जो मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें
कहीं ना कहीं इक्वेशन उस तरह का बनाया जाएगा, समीकरण बनाया जाएगा, जैसा कि बार बार बातचीत भी हो रही है और आप दर्शकों को बता भी रहे हैं कि जो गृह मंत्री अमित शाह से जब हम लोग की बात हुई थी कि इतने दौर की लगातार आप लोग बैठ कर रहे हैं तो फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है, उन्होंने कहा कि जो हम लोग की बैठकें हो रही है या पार्टी के जो नेता लोग बैठक कर रहे हैं अलग अलग, ये हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि क्षेत्रीय समीकरण हो, जातीय समीकरण हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि जातीय समीकरण का हम पूरा ख्याल रखेंगे, क्षेत्रीय समीकरण का रखेंगे, युवाओं को रखेंगे, जो पढ़े लिखे हैं उसका रखेंगे, अब जो टेक्नोक्रेट है उनका रखेंगे, जो IAS IPS है जैसा कि मोदी सरकार में हुआ है। अगर इस यहाँ पर देखा तो राजेश्वर सिंह, असीम अरुण और AK शर्मा, इसमें 3 है तो कहीं ना कहीं 1 या 2 को जगह मिल सकती है। तो टेक्नोक्रेट हो, हर तरह के जो इक्वेशन हो सकता है उन सब का ख्याल इस गठन में रखा जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि 2024 को ध्यान में रखा जाएगा, ऑब्वियस है, क्योंकि इस बार का टक्कर काफ़ी टक्कर था बीजेपी को सत्ता में आने के लिए। आप जिस तरह से अखिलेश यादव ने इनको बीजेपी को इतनी कड़ी टक्कर दी, तो जाहिर सी बात है 2024 इतना आसान नहीं होगा अगर सब समीकरण सब कुछ सही ढंग से न हो और इस तरह से नाराजगी जमीन पर न हो, तब तो आसान हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा। लेकिन अगर नाराजगी हो और समीकरण सही नहीं बैठे तो हर चीज़ के बावजूद कहीं ना कहीं जो आंकड़े 2014 का है, 2019 का है, 2024 में पार्टी दोहराना चाहेगी, उसमें किसी तरह से कोई भी कमजोरी ना हो। तो इसका सब कुछ ध्यान रखा जाएगा और इसलिए ये जो गठन होगा, कल जो शपथ ग्रहण होगा, उसमें हर तरह का रिक्वेशन है, पूरे यूपी का उसमें छवि दिखाई देगी। हर जातीय समीकरण का ध्यान रखा जाएगा, चाहे अपर कास्ट हो, OBC हो, दलित हो या फिर आपका महिलाएं हो, क्योंकि महिलाओं ने इसमें जातियों से ऊपर उठकर इसमें बीजेपी को वोट दिया है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों के भी कुछ वोट खासकर महिलाओं की पार्टी को मिला है। तो उन सब का ख्याल इस जो गठन होगा उसमें जरूर रखा जाएगा। जी, 2022 की डगर है और 2024 पर नजर है और 2014 से शुरुआत होती है। बीजेपी ने जिस तरह से ऐतिहासिक जीत हासिल करनी शुरू की उत्तर प्रदेश में, जिस मजबूती के साथ वो आगे बढ़ रही है, अब 2024 का जो लोकसभा रण है उसको भी साधना है। ऐसे में जो मंत्रिमंडल का गठन है उस पर पूरी तरह से जातीय और जो क्षेत्रीय समीकरण हैं उनका तालमेल कैसे बिठाया जाए, उस सामंजस्य को कैसे बिठाया जाए, इसी वजह से ये काफी हम देख रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से दिल्ली में कई बैठकें हुई हैं। कल भी जब पुष्कर सिंह धामी का जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसमें शामिल हुए थे कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली में वो आए थे। यहाँ पर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, JP नड्डा से उन्होंने चर्चा की थी और आज भी आप देख रहे हैं बीजेपी दफ्तर में वहां पर मंथन का दौर अभी भी चल रहा है। तो उप मुख्यमंत्री कितने बनाए जाएंगे, मंत्रिमंडल में किनको शामिल किया जाएगा, कौन से वो फैक्टर्स रहेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे मंत्रिमंडल गठन के वक्त, क्योंकि यहां पर जो नजरें हैं वो 2024 पर हैं। जैसे कि कहा जाता है कि जो दिल्ली का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। पॉलिटिकली बहुत ही क्रूशियल ये राज्य और यहां पर जिस तरह की एंटी इनकम्बेंसी थी और जिस तरह से विपक्षी दलों ने हावी होने की कोशिश की, जिन मुद्दों को उठाया, लेकिन सभी विपक्षी दलों के सियासी समीकरणों को ध्वस्त करते हुए पार्टी जिस तरह से ऐतिहासिक जीत हासिल करने में यहां पर कामयाब हुई है। अपने सहयोगी दलों के साथ 273 सीट हासिल की हैं बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में, वो इस मोमेंटम को बरकरार रखना चाहती है 2024 के लिए और इसी वजह से इतना मंथन हो रहा है, माथापच्ची हो रही है कि मंत्रिमंडल में किसे शामिल किया जाए। और उप मुख्यमंत्रियों को लेकर अभी भी संशय की स्थिति है कि जो पुराने उप मुख्यमंत्री थे क्या उन्हें रिपीट किया जाएगा या फिर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। वैसे जो जानकारी मिल रही है कम से कम 2 दर्जन सदस्य बताए जा रहे हैं जिनको मौका दिया जाएगा इस मंत्रिमंडल में, नए चेहरों को तरजीह दी जाएगी, लेकिन कुछ पुराने और अनुभवी चेहरे भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। रवि त्रिपाठी हमारे साथ हैं। रवि, अब इस वक्त क्या अपडेट? देखिए, अपडेट यही है कि नारेबाजी चल रही है और लोग इंतजार कर रहे हैं। लगभग 45 मिनट से ज़्यादा का समय हो गया है। देखिए, यहाँ 4:05 के आसपास अमित शाह यहाँ पहुँचे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचे थे। देखिए, नारेबाजी चल रही है और सब इंतजार कर रहे हैं कि क्या बैठक के बाद निकलते हैं और क्या एक जो चित्र होता है, एक तस्वीर होती है, उसका इंतजार है। साथ जो गले में माला पड़ती है जब जाते हैं विधायक दल की बैठक में, तो विधायक दल की बैठक में माला जो पहनाया जाता है उसी से तय होता है कि कौन किसको रिप्रेजेंटेशन मिला है। तो मुख्यमंत्री को तो माला पहनाया जाएगा होता है, लेकिन किन किन और लोगों को गले में माला पहनाया जाता है डिप्टी CM के नाम पर, यह भी गौर करने वाली बात होगी। और उसी वजह से कहीं ना कहीं ये मंथन चल रहा है। एक तो डिप्टी CM प्लस जो मंत्रियों को बनाया जाना है, ये लंबी कवायद। योगी आदित्यनाथ कभी अमित शाह के साथ दिल्ली में गए थे, उनकी देर रात तक बैठक चली है। यहाँ हलचल तेज हो गई है, शायद बैठक खत्म हो गई है और देखिए आप
बिल्कुल गाड़ी निकलने की तैयारी है और किसी भी वक्त अब निकलने वाले हैं। अमित शाह यहाँ से गेट खुल चुका है और हम लोग को हटाया जा रहा है की तरफ से। हम लोग यहाँ से देखिए अब निकलना पड़ेगा क्योंकि हम लोग इस साइड निकलेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि थोड़ी देर में कभी भी अब यहाँ से सिक्योरिटी के लोग यहाँ से रास्ता हटा रहे हैं, हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और अब किसी भी वक्त अमित शाह यहाँ से हलचल तेज हो गई है। मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में कि ये अब थोड़ी ही देर में अमित शाह यहाँ से निकलने वाले हैं। लगभग 45 मिनट की ये बैठक चली है और इस 45 मिनट के बैठक के बाद किसी भी वक्त अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं वो, साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम जो अभी फिलहाल में हैं वो होंगे और स्वतंत्र देव सिंह। तो ये सारे लोग यहाँ बैठक शायद खत्म हो चुकी है और जिस तरह से पुलिस ने अब रास्ता खाली कराना शुरू किया है और नारेबाजी तेज हो गई है, इसका मतलब है कि किसी भी वक्त ये मीटिंग खत्म होने के बाद सभी नेता निकलेंगे और यहाँ से जाएंगे जहाँ विधायक दल की बैठक होने वाली है, जहाँ मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, उसके साथ साथ डिप्टी सीएम का चुनाव होगा। तो तमाम सारी बातें हैं और सबकी नज़र इसी पर है कि आखिर क्या होता है, कौन होगा डिप्टी सीएम, सीएम के साथ साथ कौन से लोगों को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। ये तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। बैठक खत्म हो गई है और देखिए इस गेट से, ये गेट है जिससे कि किसी भी वक्त दोनों आपको तस्वीर दिखाई देगा। अभी देखिए स्वतंत्र देव सिंह, सबसे पहले स्वतंत्र देव सिंह है, राधा मोहन सिंह जो प्रभारी हैं वो निकले हैं, साथ साथ देखिए तमाम और लोग हैं। इधर मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि अभी दो लोग निकले हैं, स्वतंत्र देव सिंह और राधा मोहन सिंह जो प्रभारी हैं यहाँ के वो निकले हैं। अभी भी अमित शाह नहीं निकले हैं और योगी आदित्यनाथ नहीं निकले हैं। इंतजार हो रहा है, नारेबाजी तेज हो रही है और सबके उत्साह है। देखिए सरकार जब ऐसी सरकार बनी हो जो ऐतिहासिक सरकार हो, 35 साल बाद कोई सरकार रिपीट हुई है, कोई मुख्यमंत्री जो 5 साल का टर्म पूरा करने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री बना हो वो पहली बार यहाँ उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो ये सारी चीजें ऐतिहासिक है। तो कार्यकर्ताओं में जोश जाहिर है, लेकिन साथ साथ इस जोश के साथ साथ 2024 की तैयारी को साधते हुए फैसला लेना है। और अमित शाह एक माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, एक बड़े मैनेजर माने जाते हैं। जिस तरह से 2014 का चुनाव उन्होंने जिताया, 2017 का चुनाव के लिए उनको कहीं ना उनकी अध्यक्षता में चुनाव हुआ, उसमें सरकार बनी और आपके पास 300 से ज़्यादा सीटें लेकर आए। 2019 में जहां मायावती एक साथ थी, मुलायम के पार्टी एक साथ थी, कांग्रेस पार्टी एक साथ थी, तमाम लोग एक साथ थे, बावजूद इसके बीजेपी 62 सीट 62 सीटें जीत कर आई और अलायंस के साथ 64 सीटें जीत कर आई। तो कुल मिलाजुलाकर जो संभावनाएं हैं उसको देखते हुए यहाँ एक कठिन फैसला इसलिए लेना है कि आपको डिप्टी सीएम किस तरह से बनाना है, किसका रिप्रेजेंटेशन देना है, किसके जरिए आपको वोट को साधना है। क्योंकि जो वोटर नाराज जिसको हो सकता है, अखिलेश यादव खुद लोकसभा से इस्तीफा देकर अगर उत्तर प्रदेश आ चुके हैं, विपक्ष के नेता के तौर पर काम करने वाले हैं, तो वो भी कोशिश करेंगे कि बीजेपी से गलतियां हो, बीजेपी कोई ना कोई ऐसी कमी करे जिसके बाद वो उसका फायदा उठा सके। तो अभी सिर्फ और सिर्फ 2 नेता निकले हैं, स्वतंत्र देव सिंह जो अध्यक्ष हैं वो निकल चुके हैं, उसके बाद राधा मोहन सिंह उनके साथ निकले हैं जो प्रदेश के प्रभारी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। लेकिन अभी भी अमित शाह और योगी आदित्यनाथ नहीं निकले हैं, अभी भी 2 डिप्टी सीएम जो है अंदर मौजूद है। तो ये देखने वाली बात होगी कि इसके बाद जब बैठक में जाते हैं तो क्या फैसला होता है। लेकिन सबकी नज़र है, देखिए मीमांसा सब चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीएम बने और उसके साथ काम तेजी से हो, जो कानून व्यवस्था का चीज़ है उस पर आगे अमल और करे, डेवलपमेंट का काम आगे बढ़ता रहे, साथ साथ जो रोजगार का मामला है उसको और किस तरह से तेजी से बढ़ाया जाए। लेकिन जो साधने वाली बात बीजेपी के लिए है कि किस तरह से इतना बड़ा स्टेट है, देखिए बड़े 1000 किलोमीटर का स्टेट है उत्तर प्रदेश। अगर आप गाजीपुर से शुरू करते हैं और गाजियाबाद तक जाते हैं तो 1000 किलोमीटर के स्टेट को साधना कोई आसान काम नहीं होता है। हर जाति को साधना है, हर क्षेत्र को साधना है। एक तरफ बुंदेलखंड है तो दूसरी तरफ उत्तराखंड से सटा हुआ इलाका है, एक तरफ पश्चिम में जहाँ जाटों का दबदबा है, दूसरी तरफ इधर पूर्वांचल है। तो हर क्षेत्र को साधना वोटर के लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से, काम के लिहाज से। फिर मैं चाहूँगा कैमरामैन से कोई तस्वीर दिखाएं। अभी भी शायद गेट से निकले नहीं है नेता, इंतजार किया जा रहा है कि अमित शाह किसी भी वक्त निकल सकते हैं, तो अमित शाह अभी निकले नहीं है। क्योंकि मैंने कहा कि अमित शाह के साथ उत्तर प्रदेश का जो लगाव है और जुड़ाव है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं और जितना बेहतरीन तरीके से समझते हैं, क्योंकि 2014 से ठीक पहले आना महासचिव बनकर और पार्टी को एक तरफा कहीं ना कहीं 71 सीट 73 सीट लेकर आई थी बीजेपी एनडीए के साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.